नुकताच डिसेंबर 11, 2023 रोजी माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकार होत असलेल्या विकसित भारत 2047 युवकांचा आवाज या उपक्रमाचा राजभवन मुंबई महाराष्ट्र येथे शुभारंभ झाला। राज्यपाल श्री रमेश बैस यांच्या आगमनानंतर त्यांच्या व इतर मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करण्यात आलं। या देशव्यापी उपक्रमानिमित्त प्रथमच राज्यपालांसह राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख या कार्यशाळेस उपस्थित होते। माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री आणि कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री यांच्या प्रस्तावनेनंतर माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे या संकल्पनेचा शुभारंभ करत उपस्थितांना संबोधित केलं। अनेक मुद्द्यावर विवेचन करत अमृत काळ ही विकासाची गरुड भरारी घेण्याकरिता योग्य वेळ असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान जी, देश भर से हमारे साथ जुड़े राज्यपाल श्री, शिक्षा जगत के महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज विकसित भारत के संकल्पों को लेकर बहुत ही अहम दिन है। मैं सभी गवर्नर्स को विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने विकसित भारत के निर्माण से जुड़ी इस वर्कशॉप का आयोजन किया है। देश की युवा शक्ति को दिशा देने का दायित्व जिन साथियों पर है, उनको आप एक मंच पर लाए हैं। शिक्षण संस्थानों की भूमिका व्यक्ति निर्माण की होती है और व्यक्ति निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण होता है। और आज जिस कालखंड में भारत है, उसमें व्यक्ति निर्माण का अभियान बहुत ज्यादा अहम हो गया है। मैं आप सभी को वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हर देश को इतिहास एक ऐसा कालखंड देता है जब वो अपनी विकास यात्रा को कई गुना आगे बढ़ा लेता है। ये एक तरह से उस देश का अमृतकाल होता है। भारत के लिए ये अमृतकाल इसी समय आया है। ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जब देश एक क्वांटम जंप लगाने जा रहा है। हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे अनेक देशों के उदाहरण हैं जिन्होंने एक तय समय में ऐसा ही क्वांटम जंप लेकर खुद को विकसित बना लिया। इसलिए ही मैं कहता हूं, भारत के लिए भी यही समय है, सही समय है। हमें इस अमृत काल के पल पल का लाभ उठाना है। हमें एक भी पल गंवाना नहीं है। साथियों, हम सभी के सामने प्रेरणा के लिए आजादी का हमारा लंबा संघर्ष भी है।
जब हम एक ध्येय के साथ, एक जोश, एक जज्बे के साथ आजादी को अंतिम लक्ष्य मानकर मैदान में उतरे, तब हमें सफलता मिली। इस दौरान सत्याग्रह हो, क्रांति का रास्ता हो, स्वदेशी को लेकर जागरूकता हो, सामाजिक और शैक्षिक सुधार की चेतना हो, ये सारी धाराएं एक साथ मिलकर आजादी के आंदोलन की ताकत बन गई थी। इसी कालखंड में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, विश्व भारती, गुजरात विद्यापीठ, नागपुर यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, आंध्र यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, ऐसे अनेक संस्थानों ने देश की चेतना को सशक्त किया। यही वो कालखंड था जब हर धारा में युवाओं के भीतर आजादी को लेकर नई चेतना का संचार हुआ। आजादी के लिए समर्पित एक पूरी युवा पीढ़ी खड़ी हो गई। एक ऐसा विचार देश में बन गया कि जो भी करना है वो आजादी के लिए करना है और अभी करना है। कोई चरखा काटता था तो वो भी आजादी के लिए, कोई विदेशी सामान का बहिष्कार करता था वो भी आजादी के लिए, कोई काव्य पाठ करता था वो भी आजादी के लिए, कोई किताब या अखबार में लिखता था वो भी आजादी के लिए, कोई अखबार के पर्चे बांटता था वो भी आजादी के लिए। ठीक इसी तरह आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए। आपके लक्ष्य, आपके संकल्पों का ध्येय एक ही होना चाहिए, विकसित भारत। एक शिक्षक के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करेंगे कि विकसित भारत के लक्ष्य में देश की मदद हो। एक विश्वविद्यालय के तौर पर आप ये सोचें कि ऐसा क्या करें कि भारत तेजी से विकसित बने। वहां ऐसा क्या हो, किस तरह हो कि भारत विकसित बनने के अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़े। साथियों, आप जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं वहां आपको देश की युवा ऊर्जा को इस एक लक्ष्य के लिए चैनलाइज करना है। आपके संस्थानों में आने वाला हर युवा कुछ न कुछ विशेषताओं के साथ आता है। उसके विचारों को चाहे वो कितने भी विविध क्यों न हो, उन सबको विकसित भारत के निर्माण की धारा से जोड़ना है। मैं चाहूंगा कि आप सभी विकसित भारत @2047 के विजन में कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने दायरे से बाहर जाकर भी सोचें, आउट ऑफ बॉक्स सोचें। देश के हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में
अधिक से अधिक युवा इस अभियान में शामिल हो सके, इसके लिए भी आपको विशेष अभियान चलाना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए, सरल भाषा में चीजों को व्याख्यायित करना चाहिए। आज ही माय गॉव के अंदर विकसित भारत @2047 सेक्शन लॉन्च हुआ है। इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है। और क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं। और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले है, इंडिया में भी आई सबसे पहले है। यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आय से ही शुरू होता है। इसलिए आपको अपने हर कैंपस, हर संस्थान और राज्य के स्तर पर इन विषयों पर मंथन की एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, विकसित भारत के निर्माण का यह अमृतकाल वैसा ही है, वैसा ही समय है जैसे हम अक्सर परीक्षाओं के दिनों में देखते हैं। विद्यार्थी अपने परीक्षा के प्रदर्शन को लेकर बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक वो कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ता। हर विद्यार्थी अपना सब कुछ झोंक देता है, समय का पल पल एक ही देह से जोड़ देता है। और जब परीक्षा की तारीखें आ जाती हैं, डेट डिक्लेयर हो जाती है, तो ऐसा लगता है पूरे परिवार की परीक्षा की तारीख आ गई है। सिर्फ विद्यार्थी नहीं, बल्कि पूरा परिवार ही एक अनुशासन के दायरे में हर काम करता है। हमारे लिए भी देश के नागरिक के तौर पर परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। हमारे सामने 25 साल का अमृतकाल है। हमें 24 घंटे इसी अमृतकाल और विकसित भारत के लक्ष्यों के लिए काम करना है। यही वातावरण हमें एक परिवार के रूप में बनाना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। साथियों, आज दुनिया की आबादी तेजी से बुजुर्ग हो रही है और भारत युवा शक्ति से सशक्त है। एक्सपर्ट बताते हैं कि आने वाले 25-30 वर्षों तक वर्किंग एज पॉपुलेशन के मामले में भारत सबसे अग्रणी रहने वाला है। इसलिए भारत के युवाओं पर पूरी दुनिया की नजर है। युवा शक्ति एजेंट ऑफ चेंज भी है और बेनिफिशियरीज ऑफ चेंज भी है। आज जो युवा साथी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हैं, उनके कैरियर को भी यही 25 साल तय करने वाले हैं। यही युवा नए परिवार बनाने वाले हैं, नया समाज बनाने वाले हैं। इसलिए ये तय करना कि विकसित भारत कैसा हो, ये हक भी सबसे अधिक हमारी युवा शक्ति को ही है। इसी भाव के साथ सरकार
देश के हर युवा को विकसित भारत के एक्शन प्लान से जोड़ना चाहती है। देश के युवाओं की आवाज को विकसित भारत के निर्माण की नीति रणनीति में ढालना चाहती है। युवाओं के साथ आप सबसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं, इसलिए इसमें आप सभी साथियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, हमें प्रगति के जिस रोड मैप पर चलना है वो सिर्फ सरकार तय नहीं करेगी, उसे देश तय करेगा। देश के हर नागरिक का इनपुट उसमें होगा, सक्रिय भागीदारी इसमें होगी। सबका प्रयास यानी जन भागीदारी एक ऐसा मंत्र है जिससे बड़े से बड़े संकल्प सिद्ध होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान हो, डिजिटल इंडिया अभियान हो, कोरोना से मुकाबला हो, वोकल फॉर लोकल होने की बात हो, हम सभी ने सबका प्रयास की ताकत देखी है। सबका प्रयास से ही विकसित भारत का निर्माण होना है। आप सभी विद्वज्जन स्वयं भी देश के विकास के विजन को शेप करने वाले लोग हैं, युवा शक्ति को चैनलाइज करने वाले लोग हैं। इसलिए आपसे अपेक्षाएं कहीं अधिक हैं। ये देश का भविष्य लिखने का एक महाअभियान है। आपका हर सुझाव विकसित भारत की इमारत की भव्यता को और निखारेगा। एक बार फिर आप सभी को आज के इस वर्कशॉप की तो शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन आज से जो आंदोलन शुभारंभ हो रहा है और मेरा पक्का विश्वास है कि 2047 तक हम विकसित भारत बना सकते हैं, मिलकर के बना सकते हैं। आज यात्रा का आरंभ हो रहा है। नेतृत्व शिक्षाविदों के हाथ में है, नेतृत्व विद्यार्थियों के हाथ में है, नेतृत्व शिक्षण जगत की इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है। और ये अपने आप में देश बनाने वाली और स्वयं को भी बनाने वाली पीढ़ी का कालखंड है। उन सब के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। शिक्षक, विद्यापीठे व शिक्षण संस्थांनी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडवताना अमृत काळातील प्रत्येक क्षणाचा योग्य व अचूक वापर करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे असे पंतप्रधानांनी आवाहन केले। अमृत पिढी या संकल्पनेत अपेक्षित असलेल्या मुद्द्यांची पंतप्रधानांनी तपशीलवार मांडणी केली। राज्यपालांच्या उपस्थितीत सक्षम भारतीय, समृद्ध आणि शाश्वत अर्थव्यवस्था, नवसंकल्पना, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, सुशासन आणि सुरक्षा, जगामधील देशात भारत, विकसित भारत निर्मितीसाठी कृषी व पशुसंवर्धनाची भूमिका व विकसित भारत उद्दिष्ट प्राप्तीमध्ये युवकांचा सहभाग या विषयावरील चर्चासत्रांमध्ये विविध विद्यापीठांच्या प्रमुखांनी व कुलगुरूंनी आपापले विचार मांडले। राज्यातील 65 विद्यापीठे, शिक्षण संस्थांचे कुलगुरू व विद्यापीठ प्रमुखांच्या कार्यशाळेला संबोधित करताना विकसित भारताची संकल्पना सत्यात आणण्यासाठी विकसित विद्यापीठे व शिक्षण प्रणाली अत्यावश्यक असल्याचे सांगून राज्यपाल श्री रमेश बैस यांनी शिक्षणाचं महत्त्व अधोरेखित केलं। ये अन्न के मामला में हम आत्मनिर्भर बने हैं। जब एक समय था जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, देश में अकाल पड़ा था, उन्होंने आह्वान किया था कि देश में खाद्यान्न पदार्थ की कमी है, हमको एक समय खाना बंद कर देना चाहिए और अपने घरों के बागवानी में भी सब्जी उगाना चाहिए। हरित क्रांति का आह्वान किया और पूरे देश ने उस हरित क्रांति की आवाज को सुनकर उन्होंने अपना काम किया और देश में अन्न संकट समाप्त हो गया। आज हम आत्मनिर्भर बन गए हैं और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
दूध के मामला में भी हम विश्व में सबसे आगे हैं। श्वेत क्रांति देश में आया, हमारा देश, हमारे देश की जनता देश के लिए समर्पित है। सिर्फ उनको रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि कई लोग कभी कभी हंसी मजाक करते थे कि अपने घर में दीपक जलाइए, घंटी बजाइए। ये कोई हंसी खेल नहीं था। प्रधानमंत्री जी की सोच थी इस विकट समय में देश की सारी जनता को हम जोड़कर रखें। जब हमारे कोई नेता आह्वान करता है देश को, तो हमारे देश की जनता उसको स्वीकार करती है। एक छोटी सी मैं कहानी बताना चाहूंगा। एक गांव में एक साधु गया, तालाब के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगा। तो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ते गया। लोग बहुत पब्लिसिटी करते गए कि ये जो महात्मा आए हैं बहुत पहुंचे हुए हैं। एक किसान का लड़का गुड़ बहुत खाता था। किसान उससे परेशान था, तो वो कहा कि चलो ये महात्मा जी को पूछे कि अब मेरा बेटा गुड़ खाना, मीठा खाना बंद कैसे करेगा। किसान अपने पुत्र को लेकर उस महात्मा के पास गए और उन्होंने महात्मा से कहा कि ये मेरा बेटा जो है ये गुड़ मीठा बहुत खाता है, इसको कैसे बंद कराए, आप ही कुछ इसको बताइए। महात्मा ने कहा कि आप 15 दिन बाद आइए। 15 दिन के बाद किसान अपने बेटे को लेकर फिर महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी ने लड़के के कान में कुछ बातें कही और बोला कि आप अपने बेटे को ले जाओ, अब गुड़ नहीं खाएगा। किसान अपने बेटे को लेकर घर चला गया। 3-4 दिन तक देखा, वास्तव में लड़का गुड़ खाना बंद कर दिया। किसान से रहा नहीं गया। किसान फिर महात्मा जी के पास गए और कहा, गुरुजी, जो बातें आपने अभी का बाद में कहा, अगर उसको जब हम पहले बार गए उसी समय अगर कह देते तो उस पहले ही गुड़ खाना बंद कर देता। तो महात्मा जी ने कहा, जब आप बेटे को लेकर आए थे, मैं स्वयं गुड़ खाता था। पहले मैंने गुड़ खाना बंद किया। तो हम खाली भाषण देते रहे, बोलते रहे और हम उसको अमल में नहीं लाए तो हमारी बातों को कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए मेरा सभी कुलपतियों से, सभी संस्थानों से आग्रह है कि हम आने वाले पीढ़ी के भविष्य को हम बनाएं और आप लोग जिस क्षेत्र में काम करेंगे ऐसा ना हो कि एक ही क्षेत्र में सारे यूनिवर्सिटीज काम करते रहें, तो अलग अलग क्षेत्र में भी काम करने के लिए आप लोग रहें। हम नए भारत के निर्माण में सहभागी बने। आज इस कार्यक्रम के बाद अगर आप लोगों को कोई सुझाव देना हो तो या तो विकास भारत @2047 में भी भेज सकते हैं या राजभवन में भेज सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो अच्छी बातें होती है और अचानक कोई बात निकल जाती है, कुछ बोलने का हो जाता है तो बातें छूट जाती है। इसलिए कभी भी आपके मन में ऐसी बातें आनी चाहिए कि ये सरकार के पास ये बात जानी चाहिए जो देश के विकास के लिए सहयोगी होगा। मैं ऐसे आवेदनों को आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देशातून स्थलांतरित होणाऱ्या प्रतिभावंतांबद्दलची खंतही यावेळी राज्यपालांनी मांडली। या विषयावर काही मान्यवरांनीही आपली मतं मांडली। विकसित भारत की जो कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और सभी शिक्षण संस्थाओं को आह्वान किया है कि इसमें सबकी भागीदारी हो, सबका साथ हो, तो स्वाभाविक है कि हम अपने देश को 2047 तक पूरी तरह विकसित कर सकेंगे। आज जो विकसित भारत @2047
याच्यावरती माननीय पंतप्रधानांनी जे एक उत्स्फूर्तपणे किंवा काही इन्स्पायरिंग असं जो ॲड्रेस केलेला आहे त्याने आम्ही सर्वजण प्रभावित झालो आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपला देश एक तरुणांचा देश आहे, ज्याच्यामध्ये जवळपास 52% लोकसंख्या ही 28 ते 32 वयोगटातील आहे. सर्व जग जेव्हा वृद्धत्वाकडे चाललं आहे तेव्हा आपल्या देशामध्ये ही तरुणाई ज्यांच्यामध्ये एक अशी प्रचंड क्षमता आहे, एक विजन आहे. रोबोटिक्स असेल, ही सर्व आणि फार्म मेकॅनायझेशन असेल, हे आपल्याला शेतीमध्ये आणावं लागेल आणि ते जर आणलं तर मला वाटतं आहे भारतातल्या जे शेतकरी आहेत त्यांचं उत्पन्न वाढेल, प्रॉडक्टिव्हिटी वाढेल. आपल्या देशामध्ये लोकसंख्या ही सर्वात मोठा ज्वलंत प्रश्न आहे. त्या लोकसंख्येला कंट्रोल करण्याच्या दृष्टिकोनातून उपाययोजना केल्या पाहिजे. त्याचबरोबर बेरोजगारी हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आपल्या देशामध्ये सर्वात मोठा भेडसावत आहे. त्याच्यावरही कंट्रोल करणं खऱ्या अर्थाने गरजेचं आहे. आणि या देशामध्ये तरुणाची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. आता अशा या तरुणांना रोजगार जोपर्यंत आपण देणार नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने आपल्या देशाचा आर्थिक विकास होणार नाही. त्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न करणं हे काळाची गरज आहे आणि येणाऱ्या 25 वर्षामध्ये या सगळ्या गोष्टी आपण केल्या पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये सुद्धा विकसित भारतासंदर्भामध्ये अफलातून कल्पना आहेत. त्या कल्पना आजच्या या युवा आवाजच्या कार्यक्रमातून पंतप्रधानांच्या आव्हानानुसार प्रत्येक विद्यापीठ करणार आहे. यशवंतराव चव्हाण हे अशा प्रकारचा विद्यार्थ्यांच्या मनात ज्या काही कल्पना आहेत त्या एकत्र करून राजभवनच्या माध्यमातून नीती आयोगाला पाठवणार आहे. रिजनल लँग्वेजमध्ये असेल, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम किंवा आणखी हिंदी मीडियममध्ये, तर त्या माध्यमातून आपल्याला कशा प्रकारे या संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवता येतील आणि त्यासाठी सर्वांनी मिळून, जसं मोदी साहेबांनी आदर्शवत सांगितलं की मी म्हणजे स्वतः त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व राहून आपल्याला आपल्याबरोबर असणाऱ्या सोबतीला बरोबर घेऊन आपण हा जो 2047चा विकसित भारत पाहणार आहोत, तर त्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, वह लौकिक और पारलौकिक दोनों, अर्थात जिस ज्ञान से सुख और शांति प्राप्त हो, जिसके लिए हमारे कुछ ध्येय वाक्य हैं, अहिंसा परमो धर्मः, वसुधैव कुटुंबकम, सत्यम वद, धर्मम चर इत्यादि, ये जो हमारी गौरवमयी परंपरा है, ऐसी परंपरा के लिए संस्कृत का अध्ययन भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से हमारी अनादिकाल से, क्योंकि जब हम भारत कहते हैं तो वह लगभग करोड़ों वर्षों का हो जाता है. तंत्रज्ञानाबरोबर भारतीय तत्त्वज्ञान ह्या संस्कृत भाषेतून सर्व जनतेपर्यंत पोहोचलं जाईल आणि तंत्रज्ञान आणि तत्त्वज्ञान याची जर एकमेकांना जोड असेल तर नक्कीच विकसित भारत 2047 हे स्वप्न पूर्ण व्हायला नक्कीच मदत होईल. 24 वर्षांनंतरच्या विकसित भारताबद्दल एका सकारात्मक दृष्टिकोनासह या कार्यक्रमाची सांगता झाली.